अभी से रिमेनिंग पार्ट जो है कल की सेशन का, उसको फर्दर कंटिन्यू करते हैं हम। अच्छा, इसमें स्लाइड नंबर 10 से काइंडली शेयर कीजिएगा। इससे इससे नेक्स्ट जो स्लाइड है वो शेयर करें। यस। तो कल हमने मेडिकेशन एरर्स जो है वो डिस्कस किए थे, और उसकी टाइप्स वगैरह और उसके कॉज, वो सब हमने डिस्कस किया था। आज हमारा उसी से ही रिलेटेड एक सब टॉपिक है, मेडिकेशन सेफ्टी के हवाले से, या मेडिसन एरर जो है उनको प्रिवेंट करने के लिए जो हम मेयर्स या स्ट्रेटजीज जो हम इन प्रैक्टिस लाते हैं, वो कौन कौन सी हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल है क्लियर कम्युनिकेशन। एक 5 आवर्स का एक रूल है, वो यूज किया जाता है। कम्युनिकेट किया जाता है सोसाइटी में, पेशेंट्स तक, कस्टमर्स तक, हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स तक। तो इसको बोलते हैं क्लियर कम्युनिकेशन, जिसमें 5 आवर्स जो है उसको, उसका जो रूल है उसको यूज किया जाता है, जिसमें राइट ड्रग, इसमें 5 आर होते हैं। इसमें फर्स्ट और स्टैंड्स फॉर राइट ड्रग, सेकंड फॉर राइट डोज, राइट रूट, राइट टाइम एंड राइट पेशेंट। ओके, इस तरह ये होता है कि आप जो है वो किसी मेडिकेशन एरर से बच सकते हैं, उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। अगर आपने राइट ड्रग चूज किया, जो उसको सिम्टम्स हैं उसी के ही अकॉर्डिंगली जो ड्रग यूज किया जाएगा, उन सिम्टम्स को रिलीव करने के लिए, या ट्रीट करने के लिए, या उस डिजीज को ट्रीट करने के लिए। और उसके बाद जो ड्रग आपने, राइट ड्रग जो चूज की, सिलेक्ट की, उसका डोज जो है वो भी राइट होना चाहिए। उसके अलावा जब आप उसको एडमिनिस्टर करने लगेंगे उस डोज को, तो क्या होगा कि रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन भी बिल्कुल राइट होना चाहिए। और नेक्स्ट जो है, राइट टाइम पे आपने उसको, मॉर्निंग में या इवनिंग में आपने उसको पेशेंट को एडमिनिस्टर करना है वो ड्रग। और पेशेंट जो है वो भी राइट हो, ऐसा ना हो कि आपने कोई एक डिजीज के लिए किसी एक स्पेसिफिक पेशेंट में, फॉर एग्जांपल अगर कोई इंजरी का पेशेंट अगर रिपोर्ट हुआ है इमरजेंसी में, जिसको टेटनस का इंजेक्शन लगना चाहिए, लेकिन उसको जो है कोई और इंजेक्शन लगा दिया जाए, या टेटनस का इंजेक्शन जो है उस पेशेंट की बजाय किसी और को लगा दिया जाए, तो ये राइट पेशेंट नहीं होगा, वो रॉन्ग पेशेंट में जाएगा। टेटनस का लगना चाहिए था, लेट्स सपोज मुझे, लेकिन लगा दिया गया किसी और पेशेंट को जिसको टेटनस के इंजेक्शन की नीड ही नहीं थी, तो राइट पेशेंट भी लाजमी है। तो ये 5 आवर्स हैं जो कि कम्युनिकेट किए जाते हैं टू हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स एंड पेशेंट्स एंड कस्टमर्स एंड ले पर्सन तक भी इसको जो है ना वो कम्युनिकेट किया जाता है, ताकि उनमें भी अवेयरनेस हो मेडिकेशन यूज के हवाले से, ताकि मेडिकेशन एरर से बचा जा सके, उनको प्रिवेंट किया जा सके। नेक्स्ट पॉइंट है चेकिंग हैबिट्स। चेकिंग हैबिट्स में है कि वेरीफाई मेडिकेशन ऑर्डर्स एंड पेशेंट इंफॉर्मेशन। पेशेंट की हिस्ट्री लाजमी है कि वो पहले से कौन सी मेडिकेशन जो है वो यूज़ कर रहा है। किसी भी बीमारी अगर उसे कोई है, उस बीमारी का आइडिया होना चाहिए। हिस्ट्री में उसकी जो कंप्लीट जो एक प्रोफाइल होती है पेशेंट की, वो मेंटेन की जाती है इन ऑर्डर टू प्रिवेंट मेडिकेशन एरर्स इन फ्यूचर। तो ये चीज़ ज़रूरी है। मेडिकेशन ऑर्डर्स जो ऑलरेडी वो यूटिलाइज कर रहा है, मेडिकेशन वगैरह यूज़ कर रहा है, उनको भी अंडर कंसिडरेशन रखा जाता है। और एट द सेम टाइम पेशेंट की जो बाकी मीन्स के जैसे हाइट है, वेट है, एज है, बाकी जो वाइटल जो ऑब्जर्वेशंस हैं, उसकी आई साइट है, उसके ऑर्गन्स किस तरह काम कर रहे हैं, तो ये सब जो एक पैरामीटर्स हैं, इनको अंडर कंसिडरेशन रखा जाता है। और तब जो है वो आप मेडिकेशन एरर्स को प्रिवेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है पेशेंट इन्वॉल्वमेंट। पेशेंट को आपने एजुकेट करना होगा, उसकी काउंसलिंग करनी होगी प्रॉपर, कि वो किस टाइम, कौन सी दवा किस टाइम पे लेनी है, खानी है उसने, कौन सी किस टाइम पे खानी है, कितनी मिकदार में खानी है, मीन्स के डोज। और उसके अलावा उसके साथ या उससे पहले या उसके बाद कौन कौन सी चीज़ खानी है,
लाइक फूड या कोई और जूसेस वगैरह इस तरह। तो ये कंप्लीट जो गाइड है, ये काउंसलिंग है, एक क्लिनिकल फार्मासिस्ट या हॉस्पिटल फार्मासिस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंडर आता है। वो सब कुछ उसे बता रहा होता है। पेशेंट की एजुकेशन में ये सब चीजें आ जाती हैं। आपने उसको A to Z प्रिस्क्रिप्शन जो आपके पास आई है उसको ट्रांसक्रिप्ट करके उसको A to Z सब कुछ आपने कंप्लीट गाइड करना होगा, एजुकेट करना है, काउंसल करना है कि मेडिकेशंस जो है या ट्रीटमेंट जो है प्लान है उसको किस तरह से उसने उसके साथ अधेयर रहना है, उसके साथ स्टिक रहना है। तभी जाके जो है वो एक इफेक्टिव ट्रीटमेंट के तौर पे हमें आउटकम मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट है रिपोर्टिंग एंड लर्निंग। तो कल भी मैंने एक बात आप लोगों से डिस्कस की थी, जिसमें यह था कि फार्माको विजिलेंस एक क्या बोल सकते हैं उसको, टर्म है, वैसे तो एक टर्म है लेकिन ये एक प्रोसेस है कंप्लीट। कल मैंने इन डिटेल आप लोगों को बताया था कि इसमें क्या क्या होता है, कि फ्रॉम रिपोर्टिंग साइड इफेक्ट्स और मेडिकेशन एरर्स, ड्रग इंटरेक्शंस, इस तरह के जितने भी नेगेटिव जो पहलू है मेडिसिन से रिलेटेड, फार्मेसी से रिलेटेड, उन सबको रिपोर्ट किया जाता है। उसके अलावा कलेक्ट किया जाता है, रिपोर्ट किया जाता है। फिर उसके बाद जो रेगुलेटरी अथॉरिटीज होती हैं, फार्माकोविजिलेंस जो डील कर रही होती हैं, उन तक वो उनको फॉरवर्ड किया जाता है। फिर उसके बाद उनकी तरफ से जो नेक्स्ट जो स्ट्रेटजीज या प्लान वगैरह आते हैं, उन्हीं से रिलेटेड SOPs, गाइडलाइंस वगैरह, उनको इन प्रैक्टिस लाया जाता है, उनको फॉलो किया जाता है। तो इन रिपोर्टिंग लर्निंग इसी में ही आते हैं। साथ साथ लर्निंग हो रही होती है क्योंकि नया केस, नए साइड इफेक्ट्स रोजाना आपके सामने आ रहे होते हैं। तो इन फ्यूचर क्या होता है कि आप प्रेडिक्ट कर लेते हैं कि ये जो साइड इफेक्ट परसों मेरे सामने आया था एक पेशेंट, उसने मुझे बताया था, ये इन फ्यूचर किसी और नए आने वाले पेशेंट में भी हो सकता है। तो इसको किस तरह से प्रिवेंट करना है मैंने, बीइंग फार्मासिस्ट। तो ये सारी चीजें आपके स्ट्रेटजीज में आती है मेडिकेशन सेफ्टी को इंश्योर करने के लिए, मेडिकेशन एरर को प्रिवेंट करने के लिए। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अच्छा, क्वेश्चंस आपके हैं, एक मिनट में देख लेता हूँ, अभी तक कोई क्वेश्चन नहीं है, चले ओके। तो जो 5 R's हमने पढ़े थे, 5 राइट्स पढ़े थे हमने, उसमें एक और R भी है, एक और राइट भी है। वो है लास्ट जो बिल्कुल राइट साइड पे, बॉटम पे है, कॉर्नर पे, राइट टू रिफ्यूज। इसकी एग्जांपल इस तरह है कि आपके पास अगर विदाउट प्रिस्क्रिप्शन कोई पेशेंट आपसे लेने आता है अल्प्राजोलाम, बेंजोडाइजिपीन्स वगैरह, तो डिस्कस कर रहे थे हम राइट टू रिफ्यूज। हमारे पास कोई ऐसा पेशेंट आता है या कोई कस्टमर आता है जिसके पास प्रिस्क्रिप्शन नहीं होती, वो इलीगली तौर पर हम हमसे कोई मेडिसिन की डिमांड करता है, लाइक, और मेडिसिन भी ऐसी हो जो कि विदाउट प्रिस्क्रिप्शन बिल्कुल नहीं दी जा सकती, लाइक कोई CNS एक्टिंग कोई ड्रग है, मेडिसिन है, उसके अलावा कोई ऐसी एंटीबायोटिक्स है, और इस तरह की काफी और भी एक कंप्लीट जो है वो लिस्ट है ऐसी मेडिसिन की जिनको विदाउट प्रिस्क्रिप्शन किसी भी सूरत में डिस्पेंस नहीं किया जा सकता। और अगर इन केस ऐसा पेशेंट कोई आ जाता है हमारे पास कि मुझे लाइक एल्प्राजोलाम चाहिए,
सही है। उसमें अब क्या होता है कि अल्प्राजोलाम, आई थिंक मुझे याद है कि मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में या उससे लास्ट में डिस्कस किया था आप लोगों से कि इसमें पोटेंशियल होती है डिपेंडेंस की, कि बंदा इसका डिपेंडेंट हो जाता है इस पर। उसको बार बार जो है ना वो एक क्रैम्प्स होते हैं कि वो मुझे चाहिए वो मेडिसिन, क्योंकि उसमें क्या होता है कि उसके बगैर फिर उसको नींद नहीं आ रही होती। उसको जब तक वो यूज नहीं करता नींद नहीं आती। अब एल्प्राजोलाम में ऐसा है कि वो उसमें सिडेशन होती है, ठीक है, डिजीनेस होती है जिसकी वजह से नींद आती है। तो अब इसको इलीगली वे में यूज करते हैं, या अब्यूज जिसे हम बोल सकते हैं, एक साइंटिफिक टर्म जो है इसके लिए मोस्ट अप्रोप्रिएट, वो है अब्यूज करना। तो अब्यूज करने के लिए के पर्पज से वो इसको लेके जाते हैं। तो क्या होगा कि उस टाइम पर बिंग हॉस्पिटल फार्मासिस्ट और क्लिनिकल फार्मासिस्ट, आपने उसको रिफ्यूज करना है कि नो, मैं आपको ये मेडिसिन जो है वो नहीं दे सकता विदाउट प्रिस्क्रिप्शन। हाँ, अगर उसके पास प्रिस्क्रिप्शन है तो आप उसको उसका राइट है कि आप उसको वो मेडिसिन डिस्पेंस करें। अब वो क्वांटिटी के ऊपर भी था, मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि क्वांटिटी भी आपने उतनी ही प्रिस्क्राइब करनी है इन मेडिकेशंस की जो कि विदाउट प्रिस्क्रिप्शन नहीं दी जा सकती। उनकी क्वांटिटी जितनी मेंशन होगी प्रिस्क्राइबर की तरफ से, फिजिशियन या डॉक्टर की तरफ से, उतनी ही क्वांटिटी आपने उनको देनी है। उससे ज्यादा नहीं देनी। कम तो दे सकते हैं, वो विलिंगनेस होगी उसकी पेशेंट की या कस्टमर की खुद की, लेकिन ज्यादा डिस्पेंस नहीं करनी। तो राइट टू रिफ्यूज का जो एक उसमें मेडिकेशन सेफ्टी में आता है रोल, वो यही है। सही है, मेडिकेशन एरर से बचा जा सकता है राइट टाइम पर राइट टू रिफ्यूज आपने अगर कर दिया तो। ओके, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। बाकी वही है, राइट पर्सन, राइट मेडिकेशन, राइट टाइम, राइट रूट, राइट डोज, सब कुछ वही है। अच्छा, उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है रेशनल थेरेपी एंड ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। रेशनल थेरेपी बेसिकली जो लास्ट जो प्रीवियस अभी जो मैंने आपको पिक्चर दिखाई है उसमें जो इमेज आपको दिखाई गई है स्क्रीन पर, बेसिकली रेशनल यूज ऑफ मेडिसिन यही है कि आपने ये पांच जो राइट्स हैं या छह जो राइट्स हैं इनको फॉलो करते हुए आपने मेडिकेशन की जो डिस्पेंसिंग है या एडमिनिस्ट्रेशन है या पेशेंट की काउंसलिंग है, इन सब स्टेप्स में इन 6 आवर्स को ही यूटिलाइज करते हुए, इम्प्लीमेंट करते हुए आपने मेडिकेशंस का यूज करवाना है। तो रेशनल थेरेपी बेसिकली यही है कि यही रेशनल थेरेपी में इन्हीं चीज़ों को ही, इन्हीं स्टेप्स को ही आप फॉलो करेंगे, और जो है वो इस वे में जो ट्रीटमेंट परफॉर्म की जाएगी उसे बोलते हैं रैशनल थेरेपी। इसकी वैसे एक दो की वर्ड्स हैं, मैं आपको रीड करके बता देता हूँ, जिसमें वो कहता है कि लॉजिकल एंड एविडेंस बेस्ड मैनर, ऐसी ट्रीटमेंट जिसको रन किया जाए या जिसको फॉलो करवाया जाए पेशेंट के लिए, उसमें क्या हो कि लॉजिकल और एविडेंस में बेस्ड मैनर हो, सॉरी, मेडिकेशन जो है वो यूज की जाए। एविडेंस बेस्ड मींस मतलब ये है कि ऐसी मेडिसिन जिनकी प्रूवन एफिकेसी और सेफ्टी हो। ऐसा नहीं कि आप उसको जो है ना कोई प्रूवन मींस के क्लिनिकल ट्रायल्स के थ्रू एक प्रोसेस है जिससे वो मार्केट में आती है मेडिसिन, उसके थ्रू आए। ऐसा नहीं कि कोई आप किसी लोकल फार्मा या कोई ऐसी फार्मा जो कि रजिस्टर्ड ही नहीं है उसकी कोई मेडिसिन उठा के सेम जेनरिक की उठा के उसको दे दें, लेकिन उसकी एफिकेसी सेफ्टी प्रूव्ड ना हो या एविडेंस बेस्ड ना हो, मीन्स के उसके ऊपर क्लिनिकल ट्रायल्स ना किए गए हों, तो आप उसको देंगे तो क्या होगा कि ये एक रेशनल थेरेपी नहीं है। फर्स्ट जो एक इसमें रेशनल थेरेपी की जो जिसे हम स्टेप बोल सकते हैं या शर्त बोल सकते हैं, वो यही है कि ऐसी मेडिसिन यूज करनी है जिनकी एफिकेसी और सेफ्टी दोनों एविडेंस बेस्ड हो, प्रूव्ड हो। और प्रूव्ड और एविडेंस बेस का जो इनडायरेक्ट मीनिंग है वो मैंने बताया आपको, कि इनका क्लिनिकल ट्रायल्स बाकायदा उनके परफॉर्म हुए हों और उनकी सेफ्टी और एफिकेसी को पब्लिश किया गया हो फार्मा इंडस्ट्री की तरफ से जिसने उसको मार्केट में सेल के लिए भेजा। Taking into account the underlying disease pathology, patient specific factors, pharmacological properties of the medication, बिल्कुल patient specific factors जैसे एज, उसकी जो किसी ऑर्गन में कोई अगर मेल फंक्शनिंग है, डिसफंक्शनिंग है, उसको कंसीडर करना है आपने। उसके अलावा मेडिकेशन जो है उसकी जो इंटरेक्शंस वगैरह है, लाइक मोस्ट स्पेसिफिकली अगर मैं बताऊं, वन ऑफ देम है कि उसके जो
प्रॉपर्टीज की वो बात कर रहा है मेडिसिन की, उसमें वन ऑफ देम यही है मोस्ट इम्पोर्टेंट कि अपना ड्रग इंटरेक्शंस जो है उनको प्रिवेंट करने के लिए आपको पूरी उसकी जो फार्माकोलॉजी है वो उसका आइडिया होना चाहिए। ये पेशेंट स्पेसिफिक फैक्टर्स डिस्कस कर लिए, उसके अलावा क्या है कि हाँ डिजीज पैथोलॉजी। डिजीज पैथोलॉजी में क्या है कि डिजीज जो है वो बेसिकली वो है क्या, उसका मैकेनिज्म क्या है, वो किस तरह से वो फैल रही है, उसमें प्रोग्रेशन क्या है डिजीज की पेशेंट के अंदर। स्टार्ट में किस तरह की सिवियरनेस थी उसकी, मीन्स के मॉडरेट थी, फिर उसके बाद जो है वो सिवियर की तरफ चली गई। तो ये एक जो पूरा एक प्रोग्रेशन थी उसकी, एक प्रोग्रेस थी पेशेंट के अंदर डिजीज की, उसको भी आपने इवन के अंडर कंसिडरेशन रखना है, स्टडी करना है। तब जो है इस इन तीन चार चीजों को माइंड में रखते हुए जो थेरेपी परफॉर्म की जाएगी, ट्रीटमेंट फॉलो करवाई जाएगी, उसे बोलते हैं रैशनल थेरेपी। इसके की प्रिंसिपल्स ऑफ रैशनल थेरेपी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, ये तीनों चार पॉइंट्स हैं, को डिस्कस कर लेते हैं। एक्यूरेट डायग्नोसिस, रैशनल थेरेपी में जो इनको स्टेप्स भी बोल सकते हैं बेसिकली। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है कि डायग्नोसिस अगर एक्यूरेट नहीं होगा, राइट डायग्नोसिस नहीं होगा, तो क्या होगा कि पूरी ट्रीटमेंट जो है वो जीरो की जीरो। क्योंकि फर्स्ट स्टेप जो बेस है वो है डिजीज, जो कॉज है, कॉजिंग एजेंट वगैरह है एक्सेट्रा, उनको अगर आइडेंटिफाई नहीं किया जाएगा तो हम सोल्यूशन की तरफ तो बिल्कुल जा ही नहीं सकते। अगर चले भी गए तो हम रॉन्ग उसमें रूट पे चल रहे हैं, जिसका कोई फायदा, कोई आउटपुट नहीं होगा। सही है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो है वो एक्यूरेट डायग्नोसिस होना चाहिए। नेक्स्ट है एविडेंस बेस्ड मेडिसिन, इसका मैंने आपको बताया कि जिसकी एफिकेसी और सेफ्टी प्रोफाइल जो है वो प्रूवन हो, एविडेंस बेस्ड हो। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट जो है हमारे पास इंडिविजुअलाइज्ड ट्रीटमेंट। इसमें ये है कि आप एक जो जनरल जो सिनेरियो बना हुआ होता है कि जो मेडिसिन लेट्स सपोज एमआर के लिए अगर वो इफेक्टिव है, तो हो सकता है वो किसी और पर्सन के लिए भी सेम एफिकेसी रखती हो, लेकिन ऐसा नहीं होता। मोस्टली केसेस में ऐसा हो जाता है, लेकिन रेयर केसेस ऐसे भी आते हैं जिनमें एक मेडिसिन अगर मेरे अंदर एक अच्छा अपना इफेक्ट प्रोड्यूस कर रही है, तो लाजमी नहीं है कि वो किसी और पेशेंट में सेम इफेक्ट प्रोड्यूस करे। क्योंकि हर इंसान की जो बायोकेमिस्ट्री है, बायोलॉजी इन सेंस के जो उसके ऑर्गन्स वगैरह हैं उनकी वर्किंग, ये वो मेल फंक्शनिंग में है या नॉर्मल फंक्शनिंग में है, इस तरह की ये सब एक एक चीज जो है वो मैटर करती है। उसके अलावा एज हो गई, उसकी हाइट, उसका बॉडी मास, ये तमाम, इवन ईच एंड एवरीथिंग, सिंगल थिंग जो है वो मैटर करती है मेडिकेशन जो है उसको, उसकी एफिकेसी और सेफ्टी प्रोफाइल को कंसीडर करते हुए पेशेंट टू पेशेंट वेरी करती है। तो इसी पॉइंट को डिस्कस किया गया, इंडिविजुअलाइज्ड ट्रीटमेंट आपने प्लान करनी है कि जो पेशेंट अंडर ट्रीटमेंट है, जिसकी ट्रीटमेंट चल रही है, सिर्फ उसी की ही जो सारे पैरामीटर्स हैं उन्हीं को कंसिडर करके आपने ट्रीटमेंट चलानी है। ये नहीं कि आपने देखा कि परसों मैंने उस पेशेंट को ट्रीट किया था, सेम इसी मेडिसिन इसी डिजीज के था वो, के साथ था वो, और इसी मेडिसिन से ट्रीट कर दिया था, वो सही हो गया था जल्दी। लाजमी नहीं है ये उसी से सही हो जाए, लेकिन क्या होगा कि इंडिविजुअलाइज्ड ट्रीटमेंट जो है वो उसको फॉलो किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है मॉनिटरिंग एंड एडजस्टमेंट। ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि आपने जो ट्रीटमेंट स्टार्ट स्टार्ट की हुई है, उसको आप टाइमली जो है वो डे बाय डे, टाइम टू टाइम उसको मॉनिटर करेंगे कि आए कि जो मेडिकेशन मैं यूज करवा रहा हूँ पेशेंट में, उसके जो कोई नए साइड इफेक्ट्स तो सामने नहीं आ रहे पेशेंट के अंदर, या फिर उसकी जो डिजीज की जो प्रोग्रेशन है वो जो एक जिस स्पीड के साथ, जिस इंटेंसिटी के साथ सवियरनेस की तरफ जा रही थी, क्या अभी भी उसी ही सवियरनेस की तरफ जा रही है, उसी इंटेंसिटी उसी स्पीड के साथ। तो ये चीजें कुछ जो है इनका एनालिसिस करना होता है, मॉनिटरिंग करनी होती है, और उसी के अकॉर्डिंगली अगर कोई नया साइड इफेक्ट सामने आया तो एडजस्टमेंट करनी है आपने, मेडिकेशन चेंज कर देनी है। और कोई और अगर एडजस्टमेंट की नीड है, लाइक डोज की, अगर उसको एडजस्ट करना है कम ज्यादा, उसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो पहले मॉनिटरिंग, उसके बाद फिर जो है ना एडजस्टमेंट, इफ नीडेड तो आप एडजस्टमेंट करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स। तो रेशनल थेरेपी के स्टेप्स और उसकी डेफिनेशन होप सो आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स। कुछ एसओपीज गाइडलाइंस जो है वो बनाई जाती हैं, डिजाइन की जाती हैं, और उन्हीं को ही फॉलो करवाया जाता है एक वेल रेप्यूटेड
जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर इंस्टीट्यूट होता है उसमें, लाइक हॉस्पिटल या इंडस्ट्री या कोई भी ऐसा एरिया या ऐसी स्पेस प्लेस जहाँ पे पेशेंट के साथ डायरेक्टली डील किया जा रहा है, उसकी ट्रीटमेंट जो है वो इन्वॉल्व है। तो वहाँ पे क्या होगा कि एसओपीज होंगे किसी भी ट्रीटमेंट को रन करने के लिए, पेशेंट को फॉलो करवाने के लिए एसओपीज गाइडलाइंस। वो जो है वो हॉस्पिटल की या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, हेल्थ केयर प्रोवाइडर, तो उसकी जो टॉप मैनेजमेंट हायर मैनेजमेंट होती है वो उसको डिजाइन करती है, और जो जितने भी हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स होते हैं उन तक वो उसको फॉरवर्ड करते हैं, और उन्हीं को ही फॉलो करते हुए वो जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हैं कोई भी ट्रीटमेंट प्लान है उसको रन करते हैं। तो देख लेते हैं इसमें क्या होता है हमारे पास। स्टैंडर्डाइज गाइडलाइंस होती हैं, प्लान्स दैट आउटलाइन द रिकमेंडेड अप्रोच टू मैनेजिंग ए स्पेसिफिक डिजीज और कंडीशन। बेनिफिट्स ऑफ ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स, ये इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेते हैं। इम्प्रूव पेशेंट आउटकम्स, बिल्कुल ऐसा ही होगा कि जब एक एक प्लान के मुताबिक जब आप किसी भी टास्क को अचीव करने के लिए, को कंप्लीट करने के लिए एक प्री प्लान्ड वे में चलते हैं, तो क्या होता है कि जो इन फ्यूचर जो उसके जो नेगेटिव आउटकम्स होते हैं उनसे आप बच सकते हैं, उनको प्रिवेंट कर सकते हैं। तो ऐसा ही होगा कि पेशेंट जो आउटकम्स हैं वो पॉजिटिव आएंगे हमारे पास, नेगेटिव नहीं आएंगे, उनके चांसेस कम होंगे। श्योरिटी नहीं है कि 100% पॉजिटिव ही आए, क्योंकि ये एक ऐसी साइंस है, साइंस ऑफ मेडिसिन, जिसमें 100% एक्यूरेसी तो हो ही नहीं सकती, इम्पॉसिबल है। लेकिन ये होगा कि ज्यादा चांसेस होंगे कि पॉजिटिव आउटकम्स जो है वो आप अचीव कर सकेंगे, इन केस अगर आप ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स ऑलरेडी आपने प्लान किए हुए हैं, उनको फॉलो करते हुए आपने ट्रीटमेंट को रन किया है। नेक्स्ट है रिड्यूस्ड वेरिएबिलिटी। रिड्यूस्ड वेरिएबिलिटी इन सेंस कि इन फ्यूचर जो है वो आप मतलब आप प्रेजेंट में रहते हुए फ्यूचर की जो नेगेटिव आउटकम्स जो है उनको प्रिडिक्ट कर सकते हैं अभी में ही, आज में ही। जो कल होना है उसको आप आज में ही प्रिडिक्ट कर सकते हैं। ये फायदा है ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स को डिजाइन करने का और उनको फॉलो करते हुए ट्रीटमेंट को रन करने का। इनहेंस पेशेंट सेफ्टी, पेशेंट सेफ्टी साफ जाहिर है इंक्रीज होगी, इनहेंस होगी, क्योंकि क्या होगा कि एक तो आपने फ्यूचर जो नेगेटिव आउटकम्स हैं उनको प्रिवेंट कर लिया, और बेसिकली आपने ये ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल डिजाइन ही इसीलिए किए थे कि आप जो है वो नेगेटिव जो आउटकम्स हैं उनको प्रिवेंट कर सकें। तो ओवरऑल क्या होगा एट द एंड, अल्टीमेटली जो है वो इनहेंस पेशेंट सेफ्टी आप अचीव कर सकेंगे। नेक्स्ट है स्ट्रीमलाइन केयर। बिल्कुल एक फ्रेमवर्क आपके सामने आ जाएगा कि उस फ्रेमवर्क को आप फॉलो करते हुए जो है वो मीन्स के एक स्टेप वाइज जो है आप चलेंगे, ट्रीटमेंट को फॉलो करवाएंगे एक फ्रेमवर्क की फॉर्म में, या जिसे हम हायरार्की टी भी बोल सकते हैं अपनी वर्डिंग में। उसमें आप देखेंगे कि फर्स्ट स्टेप पे ये होगा, उसके बाद सेकंड ये, थर्ड ये, फोर्थ ये, इस तरह वो एक हायरार्की टी भी बोल सकते हैं। और फ्रेमवर्क, फ्रेमवर्क का मतलब ये है कि आपके पास एक कंप्लीट जो है वो प्लान होगा, इसको फॉलो करके आप स्टेप वाइज जो है वो ट्रीटमेंट जो है वो प्लान रन कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। एग्जाम्पल्स ऑफ ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसमें देख लेते हैं कि सबसे पहले जो हमारे पास एग्जाम्पल आती है ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स की, जिन मीन्स के ऐसी ट्रीटमेंट जिनको जिनके लिए हम कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं, एसओपीज होते हैं, उनको फॉलो करवाते हैं लाजमी तौर पर, खुद भी करते हैं और पेशेंट को भी करवाते हैं। तो उसमें जो है वो सबसे पहले एंटीबायोटिक स्टीवर्डशिप प्रोटोकॉल्स। एंटीबायोटिक स्टीवर्डशिप आप लोगों को आइडिया होगा ऑप्सो, मैं फिर भी डिस्कस कर लेता हूँ कि इसमें ये होता है कि आप एंटीबायोटिक स्टीवर्डशिप का जो प्रोग्राम है वो इसलिए रन किया जाता है क्योंकि उसमें एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जो आजकल का जो एक बहुत बड़ा इशू है प्रेजेंट डे का, उसको टैकल करने के लिए, उसको कॉम्बैट करने के लिए। तो एंटीबायोटिक स्टीवर्डशिप में ये होता है कि आप उसका जो एक रैशनल यूज है
वो आप उसको इंश्योर कर रहे होते हैं कि उसकी जो एक तो अब्यूज ना किया जाए एंटीबायोटिक्स का। ये एक अपने आप में एक बहुत ब्रॉड सा टॉपिक है। इंशाल्लाह फिर कभी चांस मिला तो डिस्कस करेंगे। फिलहाल यहाँ पे ये है कि एंटीबायोटिक स्टीवर्डशिप प्रोटोकॉल्स में क्या आएगा कि एक प्लान बनाया जाएगा जिसमें रेजिस्टेंस जो है एंटीबायोटिक ने जो अपने अंदर डेवलप की हुई है किसी भी मेडिसिन के अगेंस्ट, सॉरी किसी बैक्टीरिया ने एंटीबायोटिक के अगेंस्ट, उसको हमने टैकल करने के लिए अभी से ही प्लान बना लेने हैं ताकि कल को वो जो रेजिस्टेंस है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस वो कॉज ना हो। सही है। उसके बाद है कैंसर ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स। कैंसर में क्या होगा, वहाँ तो हमने एंटीबायोटिक से रिलेटेड देखा कि रेजिस्टेंस इन फ्यूचर कॉज हो सकती है। रेजिस्टेंस का जो नेगेटिव आउटकम है वो हमारे सामने आ सकता है, तो उसको हम टैकल करें अभी से। उसके लिए प्रोटोकॉल या प्लान बनाए। कैंसर में ये होगा कि कैंसर की जो ट्रीटमेंट होती है वो बहुत एक बोल सकते हैं कि पेशेंट के लिए प्रॉब्लमेटिक होती है। एक हार्श जो ट्रीटमेंट है वो होती है, क्योंकि कीमोथेरेपी, रेडिएशन, सर्जरी इवन के एक ऐसी ट्रीटमेंट प्लान है जो कि पेशेंट के लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल होता है, प्रॉब्लमेटिक होता है, तकलीफ दह होता है, जिसकी जिसको प्रिवेंट करने के लिए हमने क्या करना है, प्रोटोकॉल्स जो है वो बनाने हैं, गाइडलाइंस, प्रोटोकॉल, अपना एसओपीज वगैरह। तो ये हो गया कैंसर ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स में। नेक्स्ट है एस्थमा मैनेजमेंट प्रोटोकॉल्स। एस्थमा में क्या होगा, जैसे हमने एंटीबायोटिक में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस को कॉम्बैट करने के लिए प्रोटोकॉल्स डिजाइन किए, कैंसर ट्रीटमेंट में हमने उसकी जो ट्रीटमेंट जो चल रही होती है, लाइक कीमोथेरेपी, रेडिएशन, सर्जरी वगैरह, उसको जो एक प्रॉब्लमेटिक कंडीशंस उसकी वजह से होती हैं उनको टैकल करने के लिए हमने वो कर लिया। अब एस्थमा में क्या होगा, एस्थमा में क्या ये है कि हमारे पास हमने लाइफ टाइम लाइफ स्टाइल जो है उसका, पेशेंट का, उसको हमने मॉडिफाई करवाना होगा कि आपने किस तरह से जो अपना लाइफ स्टाइल है उसको चेंज करना है, क्योंकि ये एक क्रोनिक कंडीशन होती है। इसमें ट्रीटमेंट से ज्यादा क्या होता है कि बंदे का जो लाइफ स्टाइल है, डेली लाइफ जो रूटीन है वो ज्यादा मैटर करती है। क्रोनिक डिजीज और आई होप्स हो कि आप लोगों को आइडिया होगा एक्यूट और क्रोनिक का। एक्यूट ये होता है कि सिवियर बट फॉर शॉर्ट टाइम, एंड क्रोनिक जो है वो लेस सिवियर या मॉडरेट बोल सकते हैं, बट फॉर लॉन्गर टाइम पीरियड, लॉन्गर ड्यूरेशन। ऐसी डिजीज जो कि कुछ वक्त के लिए, थोड़े वक्त के लिए शदीद तकलीफ दे होगी, वो होती है अपना एक्यूट। और ऐसी डिजीज या ऐसी कोई एलिमेंट जो कि लंबे अरसे तक रहेगी लेकिन उसकी सेवेरिटी जो है वो कम होगी, मॉडरेट होगी या लेस मॉडरेट होगी, इस तरह की होगी। ये है बेसिक कॉन्सेप्ट क्रोनिक और एक्यूट का। तो एस्थमा जो है वो एक क्रोनिक है, मीन्स के लंबे अरसे तक की ये एक बीमारी है, चलती है। इसी तरह डायबिटीज है हमारे पास, शुगर वगैरह, और भी काफी हैं, एड्स वगैरह हो गई, ये सब। तो क्रोनिक कंडीशन की ट्रीटमेंट के लिए या उसको मैनेज करने के लिए किस तरह के प्रोटोकॉल्स बनाए जाएंगे, लाइक स्पेशली स्पेसिफिकली अगर बात की जाए अस्थमा की, तो लाइफ स्टाइल जो है वो उसको मॉडिफाई किया जाएगा कि वो अपने खाने पीने की चीज़ों का ख्याल करे। उसके अलावा डस्ट वगैरह से अगर उसको एलर्जी है, उसकी वजह से अगर अस्थमा सीवियर हो जाता है, सीवियर उसमें इंटेंसिटी इख्तियार कर लेता है, तो उससे वो उसका एक्सपोजर नहीं होना चाहिए पेशेंट का। उसके अलावा कोई किसी पोलन या किसी और एलर्जेंट से उसे एलर्जी है, तो उस सब से उसका एक्सपोजर नहीं होना चाहिए, उसको वो अवॉइड करें। ये वन ऑफ देम जो एग्जांपल्स हैं उनमें से एक एग्जांपल मैंने आपको दी है, और भी काफी लाइफस्टाइल चेंजेस हो सकती हैं। कि नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। इसको हम एट द एंड देखेंगे, ये स्लाइड, और इससे नेक्स्ट स्लाइड जो है उसको अभी आप स्किप कर दें और आ जाएं। हाँ बिल्कुल, इमरजेंसी ड्रग्स एंड एंटीडोट्स। ये तो भाई आप लोगों का द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है उसमें कंसिडर किया जाता है इन पर्सपेक्टिव ऑफ क्लिनिकल फार्मेसी। ये तो इसको हम देख लेते हैं कि इमरजेंसी ड्रग्स एंड एंटीडोट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल तो इमरजेंसी ड्रग्स की जो अपना डेफिनेशन है उसको हम देख लेते हैं। उसमें क्या है कि ऐसी ड्रग्स, ऐसी मेडिकेशंस जो कि जिनको यूज किया जाता है टू ट्रीट लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशंस।
ये है इमरजेंसी। वर्ड इमरजेंसी भी बेसिकली इसी चीज को इंडिकेट कर रहा है। उसको इलेबोरेट अगर किया जाए थोड़ा, तो क्या होगा कि हम करेंगे ऐसी मेडिकेशंस जो कि लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशंस हैं, जिनमें बंदे की, पेशेंट की जान जाने का खतरा है। उनको ट्रीट करने के लिए जो मेडिसिन यूज की जाती हैं उनको इमरजेंसी मेडिकेशंस बोला जाता है, या इमरजेंसी ड्रग्स कहा जाता है। तो देख लेते हैं हम इनका वन बाय वन, इमरजेंसी ड्रग्स जितनी भी हैं उनको, उनकी क्लास कौन कौन सी हैं वो, उसके अलावा एंटीडोट्स क्या हैं। फिर उसमें हम देखेंगे कि उस एंटीडोट जो कि उस ड्रग की ओवरडोजिंग की वजह से हमने यूज़ किया, उस एंटीडोट का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, मोड ऑफ एक्शन क्या है जिसके थ्रू उसने जिस ड्रग के लिए उसको दिया गया एज एंटीडोट, उसकी इफेक्ट को रिवर्स किया। तो वन बाय वन इसको देख लेते हैं हम सब। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है ओपियोइड ओवरडोज। तो ओपियोइड ओवरडोज का कल मैंने इन डिटेल आप लोगों से डिस्कस किया था। मॉर्फिन, हीरोइन, फेंटनिल, उसके अलावा ट्रामाडोल है, उसके अलावा टपेंटाडोल है, और ओपियम पोपी वगैरह एक्सेट्रा, जितने भी हैं वो सब जो है ओपियोइड ड्रग्स की क्लास में फॉल करते हैं। तो अगर इनकी क्योंकि अब ये इनकी ओवरडोजिंग क्यों खतरनाक है, क्योंकि सेंट्रली एक्टिंग है ये बंदे की जो है वो सेंट्रल जो अपना सॉरी क्या बोल सकते हैं, सीएनएस जो है बंदे का, उसको ये बिल्कुल डिप्रेस कर देते हैं। उसकी फंक्शनिंग जो है वो उसको एबनॉर्मल करवा देते हैं। या तो बंदा बिल्कुल जो है वो साइको बन जाता है, या फिर इनके इनके ऊपर डिपेंडेंट बन जाता है, मेडिसिन ड्रग्स के ऊपर, मॉर्फिन लाइक पर। और या फिर वो इवन कि ऐसा भी होता है कि वो सुसाइडल अटेम्प्ट्स की तरफ भी जाता है। इस तरह की ये खतरनाक इनकी जो है वो ओवरडोजिंग हो सकती है। या किसी और को भी मारने के ऊपर उतर सकता है वो बंदा जो इसकी ओवरडोजिंग का शिकार हो गया। तो क्या होगा कि इनकी ओवरडोजिंग को टैकल करने के लिए हमने एंटीडोट एक यूज करवाया था कल, जो कि नेलेक्सोन था। सही है। अब नेलेक्सोन हमने एक माइंड में तो बिठा लिया कि वो इसका एंटीडोट है, वो इसके इफेक्ट को रिवर्स कर देगा। किस तरह करेगा? ए पेशेंट ओवरडोजेज ऑन हीरोइन। तो उसका जो मैकेनिज्म है, अच्छा इसे ये होगा कि आप लोगों को आइडिया भी होगा कि जिस ड्रग की ओवरडोजिंग हुई है उसका इफेक्ट क्या हो रहा था बेसिकली, जिसको हमने रिवर्स करने के लिए उसका एंटीडोट यूज किया। मतलब क्या मसला हो रहा था जिसको ट्रीट करने के लिए हमने उसको उसका एंटीडोट यूज किया। तो उस मसले की आइडेंटिफिकेशन भी आपको यहाँ पे होगी। जैसे इस ओपियोइड ओवरडोज की एग्जांपल में उसने बोला हुआ है कि पेशेंट ओवरडोजेज ऑन हीरोइन। सही है, हीरोइन की ओवरडोज हो गई, उसको नेलोक्सोन इज एडमिनिस्टर्ड। नेलोक्सोन एज एंटीडोट उसको एडमिनिस्टर कर दिया गया टू रिवर्स रेस्पिरेटरी डिप्रेशन। तो इसका मतलब क्या है कि ओपियोइड ओवरडोजिंग जो है उसकी वजह से क्या हो रही थी, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन हो रही थी। उसका जो है सांस लेने का जो एक अमल है वो इन प्रॉब्लमेटिक कंडीशन में चला गया था। उसकी ब्रीथिंग डिफिकल्टी हो रही थी उस पेशेंट को। सही है, डिप्रेस हो गया था, उसके लंग्स वगैरह उनकी फंक्शनिंग जो है वो एबनॉर्मल हो गई थी। सही है। तो क्या हुआ कि ओपियोइड ओवरडोज से हमें आइडिया हुआ कि रेस्पिरेटरी डिप्रेशन कॉज करवा रही थी ओपियोइड ओवरडोजिंग। सही है, जिसको हमने ट्रीट किया नैलोक्सोन एज एंटीडोट यूज करवा के, एडमिनिस्टर करवा के। नेक्स्ट है बेंजोडाइजेपिन ओवरडोज। बेंजोडाइजेपिन लाइक डायजिपाम, लोराजिपाम, उसके अलावा एल्प्राजोलैम। सही है। तो ये सब जो है बेंजोडाइजेपिन्स हैं, इसको मैं बारहा आप लोगों से डिस्कस कर चुका। इनकी ओवरडोजिंग से क्या होता है, डिपेंडेंस होती है, सिडेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है, बंदा सोया रहता है हर टाइम। फिर नॉर्मल जो उसकी रूटीन लाइफ के फंक्शंस वगैरह होते हैं, टास्क होते हैं, उनको परफॉर्म नहीं कर पाता। इन केस जब वो उनके ऊपर डिपेंड हो जाता है, और इन केस अगर वो इनको डे टाइम में यूज करता है तो। सही है। और उसके अलावा तीसरा यह है कि अगर इनकी ओवरडोजिंग हो जाए तो क्या होता है कि हम एक एंटीडोट है फ्लूमेजनिल। सही है, फ्लूमेजनिल ये क्यों यूज किया जाता है?
इसकी ओवरडोजिंग को रिवर्स करने के लिए, और कौन सा इफेक्ट है जिसको वो रिवर्स करवाता है बेसिकली। तो क्या था, अभी मैंने डिस्कस किया कि अल्प्राजोलाम लाइक ड्रग्स जो है वो सिडेशन कॉज करवाती हैं। सही है, इनकी ओवरडोजिंग सिडेशन कॉज करवाती है, तो फ्लूमेजेनिल सिडेशन को रिवर्स कर देगा। नेक्स्ट है एसिटामिनोफेन ओवरडोज। एसिटामिनोफेन का जो एंटीडोट है, ये तो आपने काफी जगहों पे देखा भी होगा, स्पेशली सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा वायरल है ये। एन एसिटाइलसिस्टीन, एसिटामिनोफेन का एंटीडोट नैक भी बोलते हैं इसको। तो इसमें यह है कि इसका